Hello, all my dear students. Today we are going to learn a new poem that is All the World Stage, which is written by William Shakespeare. So let's see the introduction of the poet. William Shakespeare was born in 1564 and died in 1660. उनका जन्म 1564 और मृत्यु 1616 में हुआ. वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर, जो एक इंग्लिश पोएट भी थे, कवि भी थे, प्ले राइट यानी ड्रामाज भी लिखते थे, एंड एक्टर यानी कलाकार भी थे. वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट. इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ग्रेट राइटर्स में उनका नाम आता था और दुनिया के जो जाने माने ड्रामाटिस्ट थे उसमें भी वो एक थे. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन. बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी वो जाने जाते थे. दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. उनका एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसमें से ये लिया गया है, ये कविता ली गई है. हेयर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू द स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनेक्टेड. यहाँ जो दुनिया है वो एक स्टेज की तरह कहा गया है कि दुनिया ये एक स्टेज है और इस पे हर एक किरदार आकर अपने अपने किरदार प्ले करता है और फिर दुनिया छोड़कर चला जाता है. तो आइए शुरुआत करते हैं पोएम की. ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स. यानी पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है, एक रंगमंच की तरह है. ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ का हर इंसान, सभी इंसान और सभी जो औरतें हैं वो एक प्लेयर है, एक किरदार की तरह यहाँ है. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस. उनका एक एग्ज़िट भी होता है यानी वो स्टेज छोड़कर जाते भी हैं, और उनका एक एंट्रेंस यानी वो प्रवेश भी होता है स्टेज पर. अब यहाँ एग्ज़िट और एंट्रेंस यानी जन्म होता है और मृत्यु होता है. जिस तरह स्टेज पर हम एंट्रेंस के बाद में डायलॉग बोलते हैं, फिर जब डायलॉग ख़त्म हो जाता है तो फिर एग्ज़िट हो जाते हैं, उसी तरह ये दुनिया का है. हर किरदार अपने अपने रोल प्ले करने आता है और जैसे ही उसका रोल ख़त्म हो जाता है वो दुनिया को अलविदा कह देता है. And one man in his time plays many parts, his act being 7 ages. At first time the infant. और एक ही इंसान जो है वो अलग अलग किरदार निभाता है. अलग अलग किरदार यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक तो इंसान को अलग अलग किरदार में उसकी एंट्री होती है, जैसे बचपना, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद फिर बुढ़ापा. His act being 7 ages. एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी पूरी ज़िंदगी में उसके 7 अलग अलग किरदार होते हैं. उसमें सबसे पहला किरदार है इन्फेंट यानी बच्चा. मीविंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म. जब वो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, मीविंग, म्यू आवाज़ होता है बिल्ली का, लेकिन यहाँ म्यू का मतलब है बच्चे का जो रोना होता है उसको भी मीविंग कहा जाता है. कि इन्फेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है. एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, और जैसे ही वो दूध पीता है तो दूध की उल्टी कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड पुकिंग. जब छोटा सा बच्चा ऐसी हरकतें करता है यानी पूरी तरह से वो अपनी माँ पर या नर्स पर डिपेंड होता है जो उसकी देखरेख करने वाली होती है. तो इन्फेंसी ये डिपेंडेंट स्टेज है. दूसरी स्टेज है इन्फेंसी के बाद की स्कूल बॉय, यानी जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail, unwilling to school, and then the lover. Now the poet wants to tell here that whining schoolboy, whining यानी जो unwillingly, whining यानी जो रोता हुआ, जिसकी इच्छा नहीं है लेकिन रोता हुआ उसको स्कूल जाना पड़ रहा है. उसके पीठ पर बैग है, सैचल मीन स्कूल बैग. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह वो जब स्कूल जाता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, जो बहुत धीरे चल रहा है क्योंकि उसके स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है. तो ये होती है दूसरी स्टेज. नाउ द थर्ड स्टेज इज़ द लवर. नाउ व्हाट इज़ द प्ले ऑफ द लवर? Now, the third stage is of lover, sighing like furnace with awful ballad made to his mistress' eyebrows. Now, poet wants to tell the intensity of sighing,
लाइक फर्नेस, यानी इतने एक दूसरे के प्रेम में होते हैं। जो लवर होता है वो इतना ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बताई है प्यार की। जो क्या करता है, ओ फुल बैलड, वो क्या करता है तो बहुत सारी पोयम, कविताएं लिखता है अपनी मिस्ट्रेसेस के लिए, अपने बिलेवेड के लिए। मेड टू हीज मिस्ट्रेस आईब्रोज, जिसमें वो उसकी अलग अलग चीज़ों की, अब यहाँ आईब्रो दिया है, जिसमें अलग अलग चीज़ों की तारीफ़ करता है। इतना वो इंटेंसली अपने प्यार में होता है। देन द नेक्स्ट इज सोल्जर। Then a soldier, full of strange oaths, and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Now poet says here, soldier जो होता है वो अपनी सैनिक, सोल्जर सैनिक जो अलग अलग कस्में लेता है अपने देश के प्रति। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, और जिसकी जो रहन, थोड़ा सा जो दाढ़ी वगैरह है वो पार्ड यानी पैंथर की जैसे हो जाता है। नो पैंथर इंडिकेट्स हेयर इंटेंसिटी ऑफ द वर्क, स्पीड, स्पिरिट। जो ये स्पिरिट है, जो सैनिक का स्पिरिट होता है, उसको इंडिकेट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चंचलता होती है। जेलस इन ऑनर, यानी अपने ऑनर के साथ, अपने मान सम्मान के साथ वो कोई भी समझौता नहीं करता है। सडन एंड क्विक इन कॉरल, झगड़े वगैरह लेने के लिए अगर कोई ज़रा से भी कम ज़्यादा चीज़ होती है तो तुरंत उतारू हो जाता है, यानी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है अपने ऑनर के साथ। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल की तरह, यानी ऐसा उबलता रहता है किस चीज़ के लिए, तो अपने रेपुटेशन को मिलाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा निर्माण करने के लिए। इवन इन कैनन्स माउथ, यानी कैनन मतलब तोफ, यानी इतना वो कि कैनन माउथ मतलब कोई भी डेंजर लेने के लिए वो सदा तत्पर रहता है, कभी भी वो लड़ाई के लिए तैयार रहता है। यानी जब बात उसके रेपुटेशन की आती है तो उस समय वो कैनन के माउथ पर भी अगर डेंजर्स, कैनन का माउथ यानी डेंजर, यानी खतरों से वो पंगा लेने के लिए भी हर समय रेडी रहता है जब बात उसके ऑनर और रेपुटेशन की आती है। Then the next is the stage of justice. Now what is the role of justice here? And then the justice, in fair rounded belly, with good cap and line, with eyes severe, and beard of formal cut, full of white saws and modern instances, and so he plays his पार्ट। हेयर द पोएट वॉन्ट्स टू टेल, अब जो पोएट है वो जस्टिस के फिज़िकल अपीयरेंस यानी उसका बाहरी अवतार और उसका इंटरनल, ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ करता है। तो कैसे होता है, अ फेयर राउंड बेली, जो पेट होता है वो गोल हो जाता है। आइज सीवियर एंड बियर्ड फॉर्मल कट, जो बियर होती है, जो दाढ़ी होती है वो एक फॉर्मल होती है। आइज सीवियर, आँखों में न्याय दिखाई देता है। वाइज सॉ, वाइज यानी जो चतुरता है वो चतुरता से काम होता है। मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी कई सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के उदाहरण लेकर उसको अपना जो पार्ट है जस्टिस देना होता है, वो पार्ट उसको निभाना होता है। वो सदियों पुराने जस्टिस देखकर नहीं, आज के समाज में क्या चालू है, आज के समाज में कौन सी चीज़ें यहाँ लागू हो सकती हैं, उस हिसाब से बहुत बखूबी अपना पार्ट जो है जस्टिस का वो प्ले करता है। Now the next part is, and so he plays his part, the sixth age shift. अब जो सिक्स्थ एज है वो कौन सी है, into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well sewed, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. अब जो स्टेज है वो बुढ़ापे की स्टेज है। स्लीपर्ड पैंटलून यानी इस समय इंसान क्या करता है, तो पैरों में स्लीपर पहनता है, पैंटलून यानी पैजामा टाइप ढीले कपड़े पहनने लगता है। अब उसके नाक पर चश्मा आ जाता है और जो जैकेट है उसमें दोनों साइड से 2 पाउच लगे होते हैं। हिज यूथफुल हुज वेल सर्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड विथ बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल। अब जो उसकी जो आवाज़ होती है, जिसमें आवाज़ में एक दमदार पना होता है, बुढ़ापे में वो आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, एक बच्चे की तरह उसकी जो आवाज़ होती है वो आवाज़ में भी एक विसल की तरह साउंड करने लगती है, एक नन्हे बच्चे की आवाज़ जैसी होती है उस तरह से वो साउंड करने लगती है। Now let's turn to the last stage of all, that ends his strange eventful history.
its second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, and sans everything. Now, the poet wants to tell here the last stage, that means very very old stage, जिस स्टेज में इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया होता है, that ends, जो जनरली एंड होता है ज़िंदगी का. दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस. अब यहाँ ये जो एक एज होता है ये सेकंड चाइल्डिशनेस ही होता है, जहाँ बच्ची की तरह उन्हें संभालना भी पड़ता है. मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी सब कुछ भूलता जाता है इंसान, जल्दी जल्दी वो चीज़ें भूलने लगता है, उसको याद भी नहीं रहता. सैंस टीथ, सैंस इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है बिना, कि सैंस टीथ यानी दांत नहीं होते, फिर आँखों से दिखाई नहीं देता, ज़बान को टेस्ट भी नहीं होता. एंड सेंस एवरीथिंग यानी धीरे धीरे हर चीज़ जो है वो साथ छोड़ती जाती है, और इंसान का जो प्ले है, जो इंसान का रोल है ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो जाता है. तो इस तरह हमने ये पोएम भी यहाँ कंप्लीट की. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.